नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। बुधवार को कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके और एमफिल तक बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में इस बदलाव को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। न्यूज 24 आज नई शिक्षा नीति की पूरी एबीसीडी आपको समझाने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जो आपके लिए सही है या फिर ठीक नहीं है। हमारे साथ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जाने माने विशेषज्ञ हैं जो आपको नई शिक्षा नीति की पूरी पाठशाला को पढ़ाएंगे। पूरे शो के दौरान हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सवाल पहला कि 1 से कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, यह पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल नंबर 2, 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। सवाल नंबर 3, 10वीं की 2 बार परीक्षा होगी, अगर होती है तो इसका क्या फायदा होगा। सवाल नंबर 4, ग्रेजुएशन को लेकर भी कंफ्यूजन है, क्या है यह पूरी कहानी, इसको भी हम समझेंगे। पीएचडी और पीजी में किस तरह के बदलाव होंगे और साथ में सवाल नंबर 6 होगा कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए क्या नियम है, इसको लेकर भी नए नियम सामने आए। वहीं सवाल नंबर 7, 4 साल की डिग्री का मतलब क्या है, जो पहले 3 साल होती थी अब 4 साल हो गई है या 3 साल ही रही है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज हम, क्योंकि आज हमने लगाई है नई शिक्षा नीति की पाठशाला। यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, इसको लेकर आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लोगों के मन में सवाल है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है उससे आने वाले युवा पीढ़ी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जो एक सिस्टम चला आ रहा था 1986 के बाद से, वो अब क्या बदलेगा, कितना बदलाव उसमें आएगा, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्रांति आने वाली है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज के इस पाठशाला में। चलिए, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ बने हुए हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ बनेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर बद्री नारायण, ये शिक्षाविद हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा नीति सरकार ने इसको मंजूरी दी है, ये शिक्षा में नई क्रांति लाएगी। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जो पहला मूल बदलाव हुआ है, पहले फॉर्मेट होता था 5+5+2, यानी पहले से 5वीं तक, 5वीं से 10वीं और फिर 12वीं। अब कर दिया गया है 5+3+3 और +4। ये जो बदलाव है, इसे आप आम लोगों को समझाना चाहें कि ये कितना महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे शिक्षा में क्या बदलाव आने जा रहा है। देखिए रवि, ये तो एक स्ट्रक्चरल बदलाव है कि 5+3, 5 से 8वां, फिर 3+4। तो इसमें 5 समझ रहे हैं आप, 3 समझ रहे हैं, फिर 8 में पहुंच जाते हैं, फिर 3 समझ के 11 में पहुंच जाते हैं और फिर 4 करके आप यूजी पीजी वाला जो कंट्रोवर्सी, जो कंफ्यूजन है, वहां तक पहुंचते हैं। और उसके ये 4 साल में जो 3 साल बाद कोई एग्जिट भी कर सकता है, जिसको जॉब चाहिए तो जा भी सकता है। 4 साल किसी को रिसर्च की तरफ जाना है तो 4 साल करके फिर 1 साल और करके वो सीधे पीएचडी में जा सकता है वो। तो ये एक तरह से ये जो एक नई शिक्षा नीति है, इसको प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन और जो रिसर्च, दोनों के लिए माकूल बनाने की कोशिश की गई है। तो इसको बहुत ही प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। जो स्ट्रक्चरल टफनेस था उसमें पहले की शिक्षा नीति में, उसको कम करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव है वो स्ट्रक्चर को जो कई तरफ से आप आ सकते हैं और कई तरफ आप जा सकते हैं, और जब भी आप छोड़ेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। पहले था कि आपने छोड़ दिया तो आपका पूरा समय बेकार चला जाएगा। अब वो बेकारी को एक तरह से यूजलेसनेस को खत्म करने की कोशिश की गई है। तीसरा इसमें जो बड़ा बदलाव है रवि, वो ये है कि जो मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में क्लास 5 तक शिक्षा, फिर उसके बाद
चाहे तो 8वें तक और उसके बाद बियॉन्ड भी। तो वो उससे क्या है, वो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हमें ले जाती है और उससे हमें एक सोशल कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम अपने लोकल सोसाइटी, लोकल रिसोर्सेज से लगातार कट जाते हैं। जैसे ही स्कूल में आते हैं एक दूसरी भाषा में हमें ट्रांसफर होना होता है, अपने सारे रिसोर्सेज को हमें खोना पड़ता है, वहां पर एक नया कनेक्ट पैदा होगा। और ये कनेक्ट कहीं ना कहीं हमें जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है अभी समकालीन सरकार का, जिसमें आपको लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल नॉलेज, लोकल रिसोर्सेज, उसके लिए जरूरी है लोकल भाषा। आपने देखा होगा दुकानों पर नए लड़के जाते हैं तो कोई कहता है कि 50 रुपए 48 रुपए दो, तो वो जोड़ना शुरू करते हैं 10 प्लस, और वो काफी देर तक काउंट करने में अपना समय लगा देते हैं, वो 48 का मतलब ही नहीं समझते। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट है हमारे अपने ही समाज से, उसको ये नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं खत्म करेगी। और का ये जो भाषा संबंधी जो 5वें क्लास तक वाला जो डिसीजन है वो उससे खत्म होगा और वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। इसी को लेकर बद्री जी सवाल उठ रहे हैं भाषा को लेकर। अब कहा जा रहा है कि जो शुरुआती पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी। और अब हमारे साथ प्रोफेसर आर गोविंदा, जो फॉर्मर वाइस चांसलर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर आर गोविंदा जी, मातृभाषा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब बच्चा जब स्कूल में जाएगा वो ये तय करेगा कि वो अपनी पढ़ाई क्या मातृभाषा में करेगा या किसी और भाषा में करेगा, क्योंकि अब जो विदेशी भाषा की एंट्री है वो कहा गया है सेकेंडरी लेवल। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें कई पेचीदगियां हैं? क्योंकि इंग्लिश को लेकर बहुत सारे पक्ष हैं जो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, इससे हमारे बच्चे कहीं पिछड़ ना जाएं। बात तो ठीक है कि शिक्षा तो मातृभाषा में ही होना चाहिए और ये जो पॉलिसी लेकर लाने के लिए कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना चाहिए किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि कुछ राज्यों में पहले से इसको 5 तक मातृभाषा में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसा लेकर आए, लेकिन कोर्ट तो इसको, हाई कोर्ट ने नकार दिया था इसको। तो हमें ये सभी सोचना चाहिए। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करने से बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रांसिशन होता है इसको देखना चाहिए। 5वीं तक होने के बाद वो किस भाषा में होगी, उसी भाषा में होगी कि दूसरी भाषा में होगी, ये देखना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम तैयार हैं कि जो इतना सारा CBSE स्कूल्स है जो सभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में हैं, सभी बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं, ये सभी को 5वीं तक लोकल भाषा में पढ़ाने के लिए, करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा रूल लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि CBSE तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। और जब वो करेंगे तभी जरूर देश में तो बहुत बदलाव आ सकता है। बद्री नारायण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यही सवाल जानना चाहूंगा कि मातृभाषा में अब शुरुआती पढ़ाई होगी। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे छात्र हैं, जैसे दिल्ली में ही कोई स्कूल है, वहां पे कोई तमिलनाडु से बच्चा है जो दिल्ली में आकर उसके पिता जॉब कर रहे हैं, कोई पंजाब से है, वो पंजाबी में पढ़ना चाहता है, तमिलनाडु में पढ़ना चाहता है। ये तय कौन करेगा कि मातृभाषा कौन होगी, कैसे उसको पढ़ाया जाएगा? ये कंफ्यूजन बहुत सारा है, या फिर हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा? देखिए रवि, ये बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में आप इसको रख रहे हैं और ये है भी, लेकिन उसमें एक शब्द है मातृभाषा और स्थानीय भाषा या स्थानीय भाषा। तो स्थानीय भाषा जो है, मान लीजिए दिल्ली में है और अगर हिंदी है तो मुझे लगता है हिंदी एक कोहेसिव लैंग्वेज के रूप में शायद पढ़ाई जाए इस शिक्षा नीति की तरह। लेकिन अगर तमिलनाडु के किसी गांव में कोई बच्चा पढ़ रहा है या चेन्नई में पढ़ रहा है तो वहां पर हिंदी नहीं, वहां की जो स्थानीय भाषा है, तमिल है, उसमें शिक्षा दी जाने की बात है। लेकिन जैसा भी प्रोफेसर गोविंदा साहब कह रहे थे कि ये प्रैक्टिकली अचीव करना सामान्य काम नहीं है, कठिन काम है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन के जो सारे कॉन्वर्सेशन वो सब आएंगे और उनको रिजॉल्व करना होगा, और यहीं पर इच्छा शक्ति सरकार की इंपॉर्टेंट हो जाती है और मुझे लगता है उस दिशा में उनको आगे बढ़ना होगा तब जाकर के। लेकिन ये मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मूव से क्या होता क्या था कि जैसे ही हम आगे बढ़ते थे, घर में हम अपनी भाषाएं बोलते थे, मातृभाषा में सपने देखते थे, चाहते करते थे, इच्छाएं करते थे, जैसे ही हम पहले क्लास में स्कूल में जाते थे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हो जाता था, तो एक डिस्कनेक्ट वहीं से बनना शुरू हो जाता था शिक्षा का और घर का। तो अब घर और शिक्षा का संबंध भी बनेगा, स्कूल का, घर और स्कूल का, भाषा के स्तर पर, और दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि एक भाषा
एक भाषा जो हम घर में बोलते हैं, एक भाषा जो हम घर में बोलते हैं, उससे समझते हैं, उससे हम एक व्यवहार करते हैं, उसी भाषा से अगर बच्चा स्कूल में पढ़े तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। लेकिन देखना यह है कि व्यवहारिक तौर पर ये कितना सही होगा, क्योंकि व्यवहारिक तौर पे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। एक और सवाल जो लोगों के जहन में है वो जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जो हैं वो जुड़ गए हैं। इनका तारुफ आपसे करा दूं, ये चेयरमैन है NAAC के, और साथ में ये एक्स चेयरमैन रहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के। तो इन्होंने इस पूरी शिक्षा नीति को रिव्यू किया है, समझा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आपसे जानना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है एक नई क्रांति लेकर आएगी एजुकेशन को लेकर इस पूरे देश में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी उलझने बची हुई हैं। खासकर एक सवाल जो है वो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड की। बच्चों के जहन में एक दबाव होता था, डर होता था, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है 2 बार होंगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से पहले होती थी कि आपने रटे रटाए सवाल जो हैं वो शीट पे लिख दिए और आप पास हो गए। इसको लेकर थोड़ा स्पष्ट करें नीति, आपने इसको रिव्यू किया अगर। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे, इसको आप सब लोग इसको विजन डॉक्यूमेंट लेके चलें। जी। ये इसकी आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, माइक्रो डिटेल मैनेजमेंट कैसे होगा। सो इसकी जो इसकी बुनियाद है वो ये है कि जब हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में बहुत एक्सपेंड हुआ, तो ऐसा सब लोग बहुत सालों से फील कर रहे हैं, बहुत सालों से, कि भाई सिस्टम काफी एक्सपेंड कर चुका है, इसकी गवर्नेंस, इसकी रेगुलेशंस, इसके लिए कुछ बुनियादी ढांचा फिर से खड़ा किया जाए। तो आपके सामने जो है वो इस टाइम बुनियादी ढांचा है। इसकी ढांचे को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो करेगा, दैट विल फॉलो। ठीक। अब एग्जाम वगैरह 12वीं का होगा, 10वीं का होगा, 5वीं का होगा, ये इसकी डिटेल्स है, मगर मोटा मोटा इसका सार जो है कि बच्चों का जैसे जैसे पढ़ाई होती जाती है, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, उनकी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए। ये है प्रिंसिपल। अगर उसके बावजूद भी आपको फाइनल एग्जाम करना है तो वो दोज डिसीजन विल बी टेकन, बट सार इसका ये है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बड़ी जरूरत भी है, हर जगह होता भी है, और उससे यह है कि दोनों तरफ पढ़ाने और पढ़ने वालों की सीरियसनेस हमेशा जाहिर रहती है। तो मैं इसको कहूंगा, इसको अभी आप इम्प्लीमेंटेशन की रोड्स मत मानिए, इसको आप विजन डॉक्यूमेंट मानिए। जो इसकी सक्सेस है मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन एक्ट, जैसा आपने कहा, मैंने इसको अच्छी तरह से देखा, बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। इसको बनाने में काफी समय लगा। हमने लोगों से, पूरी पब्लिक से 1 से 1.5 साल तक हमने इसको रिव्यू किया, बहुत सारी जो छोटी छोटी ऑब्जेक्शन थी उसको हटाया। बट ये कहना कि कल को ऐसे करोगे वैसे करोगे, वो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम इज टू सेलिब्रेट अ फ्रेमवर्क दैट हैज बीन गिवन इन दिस विजन डॉक्यूमेंट। बाकी चीजों की डिटेल्स विल फॉलो। नहीं, ठीक है, ये विजन डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार के रूप में जब ये जमीनी तौर पे उसको उतारने की कोशिश की जाएगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी सवाल है कि क्या अगले साल से ही ये नीति लागू हो जाएगी। इस तरह के कई सवाल हैं, बोर्ड होंगे अब नहीं होंगे, ग्रेजुएशन को लेकर क्या टर्म्स होंगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ये जानने की कोशिश हम इसी पाठशाला में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एकदम से जैसी पॉलिसी सामने आएगी, जैसे अभी तो कल तो अनाउंस हुई है, हालांकि ये इंटरनेट पे बहुत दिनों से इसको लोगों ने परखा जांचा, ऐसा नहीं है कि सडनली अनाउंस हो गई है। मैं फिर से यही कहूंगा, इसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे हायर एजुकेशन, 1 मिनट, जैसे लोग हमारे काफी काउंसिल थी, 15-20 काउंसिल थी, तो सब आपको खामियां, पुराने सिस्टम में खामियां क्या नजर आ रही थी, अगर आप में से थोड़ा सा जानना चाहूं, जो पुराने में खामियां तो शब्द मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि सिस्टम बहुत बड़ा हो चुका था। ये इंडिया का सिस्टम हायर एजुकेशन का और एजुकेशन का 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो इसकी रेगुलेशंस वगैरह थी ये पुराने सिस्टम से चल रही आ रही, जब सिस्टम बहुत छोटा था। ठीक है। तो अब 15-20 काउंसिल थी, एक काउंसिल
फिर दूसरी काउंसिल, फिर वो हाँ करे फिर ना करे। तो इसको रेगुलेट मिनिमम करे, बट रेगुलेट ऐसे करें कि ना तो जिनको रेगुलेट कर रहे हैं उनको मुश्किल आए और जो रेगुलेट कर रहे हैं उनको मुश्किल आए। कल को आप कहेंगे क्वालिटी बढ़े, इतनी तो एक्सपेंशन होगी, क्वालिटी कहाँ है? तो आप क्वालिटी को कैसे रेगुलेट करिएगा? तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? एक ही सिस्टम कर सकता है कि मल्टीपल सिस्टम होने चाहिए? अगर आप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, काफी आर्टिकुलेट किया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।